नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण विभाग में से उपसर्ग, प्रत्यय और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार की जानकारी लेंगे। पहले हम क्रिया की जानकारी लेंगे। बच्चों, वाक्य का अर्थपूर्ण होने के लिए वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता। उदाहरण देखते हैं। घोड़ा घास चर रहा है, सूर्य निकल रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में चर रहा है, निकल रहा है, बना रहा है किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया का अर्थ है काम। हर हम हर समय कुछ न कुछ करते हैं या कुछ न कुछ हो रहा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। तो यहाँ पे ऊपर जो 3 वाक्य दिए गए हैं, घोड़ा घास चर रहा है, सूर्य निकल रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है। यदि मैंने घोड़ा घास, सूर्य, कुम्हार बर्तन, तो इस वाक्य से हमें वाक्य पूर्ण होने का बोध नहीं होता। तो वाक्य पूर्ण होने के लिए क्रिया का होना आवश्यक होता है, तभी वाक्य पूर्ण होता है। आगे देखते हैं हम। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, माँ बेटे को पढ़ाती है, माँ बेटे को पढ़ा रही है। तो यहाँ पे माँ ने बेटे को पढ़ाया तो क्रिया एक शब्द की होती है, तो कभी अधिक शब्द मिलकर भी क्रिया होती है। आगे है रीमा गाना गाएगी, रीमा गाना गा चुकी, रीमा गाना गा रही है। मैंने फल खरीदे, मैंने फल खरीदे थे, मैं फल खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस अलग अलग दिए गए हैं। तो वहां पे जो परिभाषा दी है कि क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है, पहले वाक्य में एक क्रिया है, पढ़ाया, पढ़ाती है, पढ़ा रही है। तो इस तरह क्रिया एक शब्द की भी होती है तो कभी कभी क्रिया एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करती है। आपको यहाँ पे समझ में आया? आगे चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। पढ़, पढ़ना, जा, जाना, लिख, लिखना, सो, सोना। क्रिया के मूल रूप धातु। धातु मतलब क्या होता है? मूल रूप ही होता है। तो पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। जाना का मूल रूप जा। लिखना का मूल रूप है लिख। तो सोना का मूल रूप है सो। तो इस तरह यहाँ पे मूल रूप को ही क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राहुल भागो, रंजन सो रहा है। तो यहाँ पे राहुल करता है
और क्रिया भागो है। उसी तरह दूसरे वाक्य में रंजन करता है और सो रहा है क्रिया है। तो यहाँ पे दोनों वाक्यों में कर्म हमें दिखाई नहीं देता। इन वाक्यों में भागो और सो रहा है अकर्म क्रिया है, क्योंकि इनका कोई कर्म नहीं है। हिंदी में कुछ क्रियाएं सदा अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण रोना, हंसना, जाना, जागना आदि। ऊपर के वाक्यों में जैसे मैंने बताया कि राहुल भागो, तो यहाँ पे राहुल भागो मतलब यहाँ पे जो बताया कि किस तरह भाग रहा है, जल्दी भाग रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है। तो हमने प्रश्न किया कि राहुल कैसे भाग रहा है, तो यहाँ पे हमें उत्तर नहीं मिलता है। रंजन कैसे सो रहा है, यहाँ पे भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। इसीलिए वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, तो वो क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। उसके आगे हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम सकर्मक क्रिया का। दिव्या नृत्य कर रही है, किसान हल चला रहा है। यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। दिव्या करता है, नृत्य कर्म है और कर रही है क्रिया है। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया। दूसरे वाक्य में भी हम देखते हैं किसान करता है, हल कर्म है और चला रहा है क्या है? क्रिया है। तो दोनों वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया है। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया है कि सकर्मक क्रिया में जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर रही है, चल रहा है सभी सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इन क्रियाओं का कर्म है नृत्य, हल। अभी हम क्रिया की पहचान, यहाँ पे क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, इस क्रिया की पहचान करने के लिए हमें यहाँ देखना है कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। यह जानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि इनका उत्तर वाक्य में मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक होती है। उदाहरण देखते हैं। दिव्या नृत्य कर रही है। क्या कर रही है? तो नृत्य कर रही है। उसी तरह दूसरे वाक्य में किसान हल चला रहा है। क्या चला रहा है? तो हल चला रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? दोनों के उत्तर मिलते हैं। इसीलिए ये क्रिया कैसी है? दोनों वाक्यों कैसे है? सकर्मक है। कुछ क्रियाएं अधिकतर सकर्मक होती है। उदाहरण देना, लेना, पढ़ना, मांगना, खाना, पढ़ना, पीना, बनाना, तोड़ना आदि। लिंग, वचन तथा कारक परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। लिंग बदलने पर रचना सो रही है, राकेश सो रहा है। ऊपर जो है रचना स्त्रीलिंग है और राकेश पुल्लिंग है। तो यहाँ पे लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो रही है और यहाँ पे रहा है। उसी तरह वचन बदलने पर बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे एक ही बच्चा है, लेकिन दूसरे वाक्य में बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रहा है और रहे हैं। तो वचन बदलने पर भी क्या हो जाता है? क्रिया का रूप बदल जाता है। उसी तरह कारक बदलने पर मैंने यहाँ पे कारक के बारे में आपको जानकारी दी है। रिया को आइसक्रीम खानी है। रिया ने आइसक्रीम खा ली है।
तो कारक बदलने पर भी क्रिया का रूप बदल जाता है। तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग, बच्चों ये तो आप जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों से अन्य शब्द भी बनाए जाते हैं। जब हम किसी शब्द से पूर्व या बाद में कोई शब्दांश जोड़ दे तो एक नया शब्द बन जाता है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो आइए आगे का देखते हैं। उपसर्ग, निम्नलिखित वाक्य हमें पढ़ने हैं और वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना पर हमें ध्यान देना है। वहां पे रेखांकित वाक्य पढ़ते हैं। वह प्रतिदिन सुबह उठता है। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। मुझे विदेश जाना है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। वहां पे रेखांकित शब्द जो है प्रतिदिन है, अभिनंदन है और मुझे विदेश जाना है। तो इसमें विदेश शब्द है, उस पर हमें ध्यान देना है। प्रति प्लस दिन, शब्द कौन सा बना यहाँ पे? प्रतिदिन। अभि प्लस नंदन, शब्द कौन सा बना? अभिनंदन। थर्ड वन है वि प्लस देश, विदेश। तो यहाँ दिन, नंदन, देश मूल शब्द है। इन शब्दों के पहले क्रमशः प्रति, अभि, वि शब्दांश लगाए गए हैं। इनके लगाने से मूल शब्द के अर्थ बदल गए हैं। देखो यहाँ पे दिन शब्द मूल शब्द है, तो उसे हमने कौन सा शब्दांश लगाया है? प्रति। नंदन को अभि और देश को वि, तो इससे नए शब्द बने हैं प्रतिदिन, अभिनंदन और विदेश। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग की जो परिभाषा है, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे, वह प्रतिदिन सुबह उठता है। लोग मेरा अभिनंदन करेंगे। मुझे विदेश जाना है। तो यहाँ पे प्रतिदिन, अभिनंदन, विदेश शब्द दिया है। तो ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे प्रति, अभि, वि शब्दांश क्या है? उपसर्ग है। दिखाई देता है यहाँ पे प्रति, अभि और विदेश, वि, ये तीनों शब्द क्या है? उपसर्ग शब्द है। नीचे देखते हैं, उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगाने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है। जैसे कि वि प्लस जय, तो शब्द बना विजय। सु प्लस यश, तो शब्द बना सुयश आदि। उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे तालिका दी गई है। उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द। मूल शब्द के पहले उपसर्ग जब भी हम लगाते हैं तो नया शब्द यहाँ पे बन जाता है। उपसर्ग है यहाँ पे अ, आ, प्र, अव, ना, बद और बे। और मूल शब्द है न्याय, जीवन, यत्न, गुण, समझ, नाम, चर्म। तो इसे उपसर्ग लगाकर हम नया शब्द बनाएंगे। अ प्लस न्याय,
तो शब्द क्या बना? अन्याय। आ प्लस जीवन शब्द बना है आजीवन। प्र प्लस यत्न शब्द बना प्रयत्न। अव प्लस गुण शब्द बना अवगुण। ना प्लस समझ शब्द बना है नासमझ। बद प्लस नाम शब्द बना है बदनाम। बे प्लस शर्म बेशर्म। तो इस तरह उपसर्ग के जो कुछ अन्य उदाहरण है हमने देखे हैं। उपसर्ग प्लस मूल शब्द, तो इससे मिलाकर नया शब्द बनता है। आगे देखते हैं प्रत्यय। हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली है, तो अभी हम प्रत्यय के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रत्यय में निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है। मैच में हमारी शानदार जीत हुई। लड़के का गला सुरीला है। बलवान से बैर लेना अच्छा नहीं होता। जादूगर ने सबका दिल जीत लिया। संत दयालु होते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य हमने पढ़ लिए हैं। उसमें मित्र, शान, सूर, बल, जादू और दया मूल शब्द है। इन शब्दों के अंत में ता, दार, इला, वान, गर और आलू शब्द जुड़े गए हैं। तो शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। यदि हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो वहां पे यहाँ प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है। मानव प्लस ता मानवता। बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा। चतुर प्लस आई चतुराई। कड़वा प्लस आहट कड़वाहट। बच्चा प्लस पन बचपन। ये सभी मानवता, बुढ़ापा, चतुराई, कड़वाहट, बचपन ये भाववाचक संज्ञा है। तो उसके आगे हम देखते हैं विशेषण। भारत प्लस ई भारतीय। दया प्लस आलू दयालु। घर प्लस एलू घरेलू। चमक प्लस इला चमकीला। रेशम प्लस ई रेशमी। तो यहाँ पे विशेषण शब्द भारतीय, दयालु, घरेलू, चमकीला और रेशमी। तो इस तरह यहाँ पे प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। प्राय भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे तालिका दी गई है। क्रिया, मूल धातु, प्रत्यय, नया शब्द। तो यहाँ पे मूल धातु दिए। मूल धातु मतलब मूल शब्द होता है। पहले क्रिया है लिखना। लिखा प्लस आवट लिखावट। पढ़ना मूल धातु है पढ़ प्लस आई पढ़ाई। भूला प्लस आवा बुलावा। भूलना भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। तैरना का तैर प्लस आग तैराक। उड़ना उड़ प्लस आन उड़ान। झगड़ना झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। रोना रोना प्लस आई रुलाई। तो इस तरह यहाँ पे भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है।
अभी हम देखते हैं कृदंत और तद्धित। जो शब्द हो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत और तद्धित। अभी हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे आग, तैराक, चालाक। दूसरा है आकू, लड़ाकू, पड़ाकू। तीसरा ई, हसी, हासी। और चौथा है इया, बढ़िया, घटिया। पांचवा आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। और लास्ट वन है आन, थकान। तो यहाँ पे जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषण का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उसके आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठंडा, तो जब भी हम ठंडा उच्चार करते हैं तो आ का आपको उच्चार समझ में आता होगा। जैसे ठंडा, भूखा। आई, बुराई, भलाई। एक, मानसिक, आर्थिक। ई, भारतीय, नगरीय। पन, बचपन, लड़कपन। वान, गुणवान, शीलवान। तो इस तरह आ प्रत्यय लगाया है, इक प्रत्यय लगाया है, पन लगाया है, आई प्रत्यय लगाया है और य प्रत्यय लगाया है और वान प्रत्यय लगाया है। तो शब्द के अंत में मैंने ये सभी प्रत्यय लगाए हैं। तो उससे ठंडा, भूखा, बुराई, भलाई, मानसिक, आर्थिक, भारतीय, नगरीय, बचपन, लड़कपन, गुणवान, शीलवान। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं जबकि प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। फिर से हम देखते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, आपको ये पता चला है, जबकि प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो नीचे उसका उदाहरण भी दिया है, न्याय, अन्याय, शुभ, अशुभ। देखा यहाँ पे न्याय है तो वहां पे अन्याय हो गया, यहाँ पे शुभ है तो वहां पे अशुभ हो गया। अ उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो जाता है। दूसरी ओर समास शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना है सामाजिक, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है आपने जान लिया है। अभी देखते हैं वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में से आज हमें सिर्फ 6 भेदों की जानकारी लेनी है। वाक्य के भेद। पहला प्रकार है विधानवाचक, दूसरा प्रकार है निषेधवाचक, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक, चौथा प्रकार है आज्ञावाचक, पांचवा प्रकार है विस्मयादिवाचक और छठा प्रकार है संदेहवाचक। बच्चों आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के पीछे वाक्य के भेद दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़े मैंने विधानवाचक बताया, लेकिन यहाँ पे विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य,
विस्मयादिबोधक वाक्य और संदेश सूचक वाक्य इस नामों से भी वाक्य के भेद जाने जाते हैं। तो हम एक एक वाक्य का विस्तार से जानकारी लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह मेरी सहेली है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। यहाँ पे विधानात्मक वाक्य रचना के आधार पर जो सरल वाक्य होता है वही क्या होता है, विधानात्मक वाक्य होता है। वाक्य में किसी भी कार्य का सामान्य रूप से वर्णन होता है और ज्यादा वर्णन नहीं होता। दूसरा प्रकार देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने या होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उसने खाना नहीं खाया, सड़क पर मत भागो। तो बच्चों यहाँ पे निषेधार्थक वाक्य को ही नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। वाक्य में कथन का क्या किया जाता है, निषेध किया जाता है। तो बच्चों हम निषेधार्थ वाक्य कैसे पहचानोगे? तो वाक्य में नहीं, न, मत आता है। मैं दूसरे दो वाक्य आपको बताती हूँ। मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, सड़क पर मत भागो, उसने खाना नहीं खाया। तो इस तरह वाक्य में नहीं, मत, ये जब भी शब्द हमें वाक्य में दिखाई देते हैं तो वह वाक्य क्या हो जाता है, निषेधार्थक वाक्य हो जाता है। उसके आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो? तो वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। वाक्य के अंत में यदि प्रश्न चिन्ह दिखाई देगा तो समझ जाना कि वह वाक्य कौन सा है, प्रश्नार्थक वाक्य है। उसके आगे का प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अपना कमरा साफ करो, तुम अभी बाजार चले जाओ। तो ये सभी क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। उसके आगे का प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। अरे यह क्या कर डाला, वाह क्या दृश्य है, ये दोनों जो वाक्य है विस्मयादिवाचक वाक्य है। आगे का है संदेश वाहक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेशवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वह लखनऊ चला गया, शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे। यहाँ पे जो इस वाक्य में किसी बात का या काम का होने का संदेश हो रहा है। बच्चों कभी कभी हम अनुमान लगाते हैं, आकाश में बादल दिखाई देते हैं, ठंडा हवा बहने लगती है, तभी हम कहते हैं कि शायद आज बारिश होगी। तो इस तरह उपरोक्त वाक्यों में संभावना की भावना प्रकट किए, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संदेश सूचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरह हमने 6 प्रकार के जो वाक्य भेद है उसकी जानकारी ली है। बच्चों आपने क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य के प्रकार की जानकारी ली है। सिखाया हुआ व्याकरण आपको अपनी नोटबुक में लिख कर लेना है। इस पर आधारित स्वाध्याय
अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।